सर्वेभ्य छात्रेभ्य नमो नमः। संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पिछले दिन हमने पंचम पाठ एकता या शक्ति का अध्ययन किया है और आप लोगों के द्वारा संस्कृत से हिंदी अनुवाद कार्य जो किया गया वो काफ़ी सराहनीय है, अच्छा एक कार्य है। हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने की जो विधि है उच्च प्राथमिक क्लासों में, उस विधि का अनुसरण छात्र पुनीत चौधरी जी ने किया है और हमने उसको कल देखा भी था कि उसने अपनी हैंडराइटिंग और संस्कृत शुद्ध तरीक़ा से लिखने का भी उसमें प्रयास है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि कोई भी कार्य आप करें तो उसको अच्छी तरह से समझते हुए करें। नेक्स्ट दिनों में जब हम आपको कोई कहानी आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन देंगे कि हिंदी भाषा या आंग्ल भाषायाम यानी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें। हम जितना कुछ करते हैं उतना ही हम सीखते हैं। इसलिए छात्रों, संस्कृत पाठ्य पुस्तक में जो आप संस्कृत भाषा का ज्ञान कर रहे हैं वो निश्चित भाषा का ज्ञान और एक मानव मूल्यों से जुड़ी हुई कथाएं हम सीख रहे हैं। इन कथाओं का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इनके सार को यदि हम ध्यान से समझें तो यह हमें एक अच्छे गुणों की ओर प्रेरित करती हैं। इन कहानियों को आप 1 या 2 या 3 बार पढ़ने का अभ्यास करें और खुद पढ़ें, औरों को सुनाए रखने या सुनाने की सामर्थ्य उत्पन्न भी करें। तो आज हम इस पंचम पाठ के पेज नंबर 29 पर दी हुई नई धातुएं न्यू रूट्स के बाद शब्दार्थ का ज्ञान कर रहे हैं। नई धातुएं जो आई हैं उनमें प्रे प्लस श्री, प्रेसर इसका मतलब होता है फैलना, फैलाना, इंग्लिश में स्प्रेड। छिप शब्द है, छिप का अर्थ होता है धातु है। छिप धातु का मतलब छिपना नहीं होता, छिप का मतलब डालना या फेंकना। जैसे व्याध ने कंडुलकर्ण अक्षिपत किए थे ना, अक्षिपत, तो वहाँ छिप का मतलब डालना या फेंकना है। उत्प्लसपत, उत्पतत का मतलब उड़ना, टू फ्लाई। ध्यान दें, पत धातु है, वैसे पत का मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ उत उपसर्ग के कारण यहाँ विशेषता पैदा हुई है कि ये विपरीतार्थक शब्द बन गया है, मतलब उड़ना। कृत, कृंत कहते हैं इसे और इसका मतलब होता है काटना, टू कट। अब हम देखते हैं नया अव्यय शब्द आया है इसमें, पासर्वे। पासर्वे का मतलब होता है पास में, जिसको इंग्लिश में आप नियर कहते हैं। अब देखते हैं शब्दार्थों की तरफ। सबसे पहले संज्ञा शब्द दिए गए हैं, फिर क्रियापद, फिर विशेषण पद। तो संज्ञा शब्द जो प्रयुक्त हुए इस पाठ में, तीरे, तीरे का मतलब किनारे पर, ऑन द बैंक। वट वृक्ष, वट वृक्ष का मतलब बरगद का पेड़, ऑनियन ट्री। सकुटुंबकम का मतलब परिवार के साथ, विद फैमिली। व्याध है मतलब शिकारी, चिड़ीमार, हंटर जिसको कहते हैं। अधय, अधय का मतलब नीचे, जिसको इंग्लिश में आप अंडर। इसके बाद तंडुल कनान का मतलब चावल के दानों को, राइस। अन्न कनान का मतलब अनाज के दानों को, फूड्स, ग्रेन्स। बद्धा का मतलब फंस गए, ट्रैप्ड। जालेन का मतलब जाल से, बाय द नेट, इन द नेट। उड्डीय, उड्डीय का मतलब उड़कर, आफ्टर फ्लाइंग, तो उड़ने को उड्डीय कहते हैं। और पासर्वे का मतलब पास में, नियर। मुक्तः का मतलब स्वतंत्र, फ्री। अब हम देखते हैं परस्पर सहयोगी मतलब आपस के सहयोग से, विद द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। एकतया का अर्थ होता है एकता के द्वारा, बाय द यूनिटी। अपूर्वम का मतलब अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वलम का मतलब शक्ति, पावर। अब हम क्रियापदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रसारयत,
प्रासार्यत का मतलब उसने फैलाया, ही स्प्रेड। अब अक्षिपत उसने डाल दिया, ही पुट। उत्पतत का मतलब तुम उड़ जाओ, यू फ्लाई। अक्रंतत मतलब उसने काट दिया, ही कट। इस प्रकार ये प्रथम पुरुष के साथ प्रयुक्त क्रियाएं हैं। जैसे प्रसारियत, प्रसार का मतलब फैला होता है, फैलाया, लेकिन उसने शब्द लगा हुआ है इसकी कंडीशन के आधार पर कि किस लकार में किस पुरुष के साथ इस क्रिया का प्रयोग यहाँ लिखा हुआ है, उसके आधार पर इसके अर्थ लिए गए हैं। अब हम देखते हैं विशेषण पद। इस पाठ में कुछ विशेषण पद भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे भयाकुला। भयाकुलः का मतलब डरे हुए, फ्राइटनेड। तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, ऑफ शार्प माइंड। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र, फ्री। इस प्रकार यहाँ ये संज्ञापद पर और क्रियापद और विशेषण पद दिए गए हैं। इनको आप बार बार पढ़ें और याद करें, इसलिए दिए गए हैं, ना कि केवल एक बार पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए। आप इनको याद करेंगे तो आपको ये काफ़ी अनुवाद करने में सहायक होंगे। आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं संस्कृत में। कोई भी आपको 5 वाक्य या 10 वाक्य दिए जाएँ तो उन सब वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है प्राय, तो आप इसका अभ्यास कर लें। अब देखते हैं प्रयुक्त पद, समस्त पद और संधि विच्छेद। प्रयुक्त पद, प्रत्ययुक्त पद जो हैं, प्रत्यय जो प्रत्यय के योग से बने हुए हैं, यानी खादितुम, खादितुम का खाद प्लस तुमुन, वद्धा, बद्ध प्लस कत, वद्धा बना, गृहीत्वा, ग्रह प्लस कत्वा, गृहीत्वा। इस प्रकार ये तुमुन, कत और कत्वा 3 प्रत्ययों का योग इसमें बताया है। इसके बाद संधि विच्छेद हैं। आगच्छन शब्द है जिसमें आ प्लस अगच्छन, प्रासार्यत में प्र प्लस ऐसारयत, प्रत्यागच्छत में प्रति प्लस अगच्छत। आपने देखा आगच्छन में जो है दीर्घ स्वर संधि है, प्रासार्यत में भी दीर्घ स्वर संधि है, और इसमें प्रत्यगच्छत में यण स्वर संधि का योग हुआ है। अब समस्त पद देख लीजिए आप। जो समास की क्रिया होती है शब्दों को छोटा करना, तो देखिए सकुटुम्बकम समस्त पद है और इसका समस्त विग्रह होगा, समास विग्रह होगा कुटुम्बेन सहितम। तंडुल कणान का समास विग्रह होगा तंडुलानाम कणान। तीक्ष्ण बुद्धि का होगा तीक्ष्णा बुद्धि यशशय, तीक्ष्ण बुद्धि वाला जो है। भयाकुला का होगा भयात आकुला। कपोत राजह का मतलब होगा कपोता नाम राजह, कबूतरों का स्वामी, मुखिया। अन्न कणान, अन्नशय कणान। इस प्रकार ये समस्त पदों का समास विग्रह भी यहाँ दिया हुआ है और इसको हम समझे हैं। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 30 पर, जो अभ्यास है। इस अभ्यास कार्य में प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने। राइट द आंसर इन संस्कृत। पहला, विशालः वटवृक्षः कुत्र आसीत्। कुत्र माने कहाँ। विशाल वटवृक्ष कहाँ था। विशालः वटवृक्ष गंगाया तीरे आसीत्। आप देख रहे हैं, विशाला वटवृक्षः गंगाया तीरे आसीत्। विशाल वटवृक्ष गंगा के तीर पर था। दूसरा, व्याधः जालम कुत्र प्रसारयत्। शिकारी ने जाल कहाँ फैलाया। आंसर होगा व्याधः जालम वृक्षस्य अधः प्रसारयत्। शिकारी ने जाल को वृक्ष के नीचे फैलाया। तीसरा, सर्वे कपूतः उड्डीय कुत्र आगच्छन्। सभी कबूतर उड़कर कहाँ आए, कहाँ गए। तो इसका आंसर हमने लिखा है सर्वे कपूता उड्डीय मूषकस्य पार्श्वे अगच्छन्। सभी कबूतर उड़कर चूहे के पास गए। अब देखिए चौथा, मूषकः जालम कथम अकृन्तत। चूहे ने जाल को कैसे काटा। तो इसका आंसर होगा मूषकः जालम स्वतीक्ष्ण दंतै शीघ्रम अकृन्तत। चूहे ने जाल को अपने नुकीले दांतों से जल्दी काट दिया। पांचवा, कपोता कथम पुनः स्वतंत्रता अभवन्। कबूतर कैसे फिर स्वतंत्र हुए। आंसर होगा कपोतः परस्पर सहयोगेन एकतया च पुनः स्वतंत्रतः अभवन्। कपोता परस्पर सहयोग और एकता से पुनः स्वतंत्र हुए। इस प्रकार ये हमारे पाठ के कहानी
के आधार पर प्रश्न है। और हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, शुद्धम संस्कृत रूपम इति चिन्हेन चिन्हीकृतः। शुद्ध संस्कृत रूप पर सही का निशान लगाइए। टिक द राइट संस्कृत इक्विवेलेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी ये 1 से 5 तक जो है शब्द दिए हैं और इनके लिए संस्कृत जो शब्द है उसका सही चुनाव करना है। देखिए पहला उड़ना, उड़ना, इसके लिए सही जो क्रिया है संस्कृत में वो उत्पत, उत्पत पर राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि उद्गम का मतलब तो उत्पत्ति होती है, निकलना होता है, उद्भव, उद्भव, ये सब एक समान अर्थ वाले हैं। दूसरा नीचे, नीचे के लिए सही शुद्ध संस्कृत शब्द होगा निश्चय, सेकंड वाला। तीसरा ऊपर, ऊपर का सही मीनिंग होगा संस्कृत में ऊपरी, छोटा ऊ। आप देख रहे हैं ऊपरी यहाँ लास्ट में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बड़े ऊ के साथ है, इसलिए वो नहीं, फर्स्ट वाला राइट होगा। ये अव्यय शब्द हैं और इनका ज्ञान आप करेंगे। चौथा, वे सब आ गए, वे सब आ गए मतलब बहुवचन है ना, तो इसमें हमारा सही शब्द होगा बहुवचन है आगच्छन, क्या होगा, आगच्छन। और पांचवा, उसने किया, तो इसमें होगा अकोरत, क्या होगा, अकोरत, अकरोत, अकरोत, ये हमको करना है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब तीसरा, उपसर्गम धातुम च पृथक पृथक लिखत है। उपसर्ग और धातु को अलग अलग लिखना है। अगले इसमें आप देख रहे हैं आगच्छन शब्द है जिसमें आ उपसर्ग है, गम या गच्छ धातु है, प्रसार्य में प्र उपसर्ग, श्री या सारे धातु है, और उत्पतत में उत उपसर्ग और पत धातु है, और प्रत्यागच्छत में प्रति प्लस गम या गच्छ धातु का प्रयोग है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, धातु नाम लंग लकारे रूपाणी लिखत। धातुओं का लंग लकार में सामान्य भूतकाल में रूप लिखना है, यानी धातुओं के लंग लकार के रूप में कंजुगेट द रूट्स इन पास्ट टेंस। जैसे वस धातु है मध्यम पुरुष में, इसका मतलब एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचनों में लिखने हैं। हमको कोई निर्देश नहीं दिया, केवल पुरुष दिया है, वचन नहीं दिया। तो हम अपनी मर्जी से एक वचन भी नहीं लिख सकते, द्विवचन भी नहीं लिख सकते, बहुवचन भी नहीं लिख सकते। ऐसी स्थिति में प्रश्न के अनुसार हम तीनों वचनों के रूप यहाँ लिख रहे हैं। वस धातु के साथ अवसत, अवसतम, अवसत, ये हमने लिखा है, आप देख रहे हैं इसको इस तरह, एवसह, एवसतम, एवसत, यानी ये मध्यम पुरुष के हैं। और दूसरा जो है छिप, छिप धातु है, छिप का मतलब डालना या फैलाना है ना, फेंकना। तो छिप का प्रथम पुरुष लंग लकार, लकार सब में समान है, भूतकाल है, और पुरुष यहाँ अलग अलग दिए गए हैं। तो छिप के प्रथम पुरुष के रूप होंगे अछिपत, अछिपताम, अछिपन, इस प्रकार आप देख रहे हैं। अगला तीसरा भू धातु उत्तम पुरुष लंग लकार का रूप होगा अभवम, अभवावह, अभवाम। और चौथा चिंत, चिंत प्रथम पुरुष में अचिंत्यत, अचिंत्यताम और अचिंतियन। इस तरह जगह कम होने के कारण हमने उनके प्रत्यय के रूप में लिख दिए हैं। द्विवचन और बहुवचन को आप सही ढंग से लिख सकेंगे। और पांचवी जो धातु है क्री, क्री के उत्तम पुरुष में रूप लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं अकर्वम, अकूर्व, अकूर्मा, इस प्रकार से। और छठवीं जो धातु है गम, इसके मध्यम पुरुष के रूप हमको लिखने हैं लंग लकार में। तो अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, इस प्रकार आप इसको पूरा करेंगे। और हम देखते हैं चौथा सवाल के बाद यहाँ कुछ योग्यता विषार्थ की बात भी की गई है कि वृक्ष के नीचे बिछा हुआ जाल, उस पर चावल के दाने थोड़ा सा ऊपर उठाकर उड़ते हुए जाते हुए 6-7 कबूतरों का चित्र आप बनाएं। तो इस अगर आपके अंदर सृजनात्मक रचनात्मक रुचि है तो आप इस तरह के चित्र बनाकर हमें भेज सकते हैं। और अब हम इन 5 पाठों के अध्ययन के पश्चात इस पाठ्य पुस्तक में हमारे लिए रिवीजन के तौर पर पेज नंबर 31 पर इन 5 पाठों के आधार पर पुनरावृत्ति
कार्य दिया गया है। आप देख रहे हैं पेज नंबर 31। पुनरावृत्ति 1 to 5 अध्यायेषु आधारिता, अध्यायों पर आधारित है ये, यानी आपने 1 से 5 तक पूरे पाठ पढ़े हैं, जिनमें आपने सबसे पहले पाठ के रूप में पढ़ा था ऋतुराज वसंत, और दूसरे पाठ के रूप में पढ़ा था सन्मित्रम, और तीसरे पाठ परोपकारे एव जीवनस्य साफल्यम, और चौथा पाठ रक्षक घातकात् श्रेष्ठ, और पंचम पाठ जो था वो एकता या शक्ति। इस प्रकार हमने विगत दिनों में 5 पाठों का समुचित अध्ययन किया है। उस अध्ययन के आधार पर यहाँ दिए गए अभ्यास कार्य को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। रिवीजन है हमारा। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में हमको लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं वसंत ऋतु के उत्सव भवति, यह प्रश्न हमारे कौन से पाठ में से दिया गया है, किस पाठ के आधार पर है यह हमारा ऋतुराज प्रथम पाठ के आधार पर प्रश्न है। तो वसंत ऋतु होलिका उत्सव भवति, बसंत ऋतु क्या उत्सव भवति, बसंत ऋतु होलिका उत्सव भवति। इस प्रकार ये प्रश्न हमने पिछले पाठों में भी हल किए हैं। दूसरा, मीकू भल्लुकम दृष्ट्वा किम अकुरत, मीकू ने भालू को देखकर क्या किया। तो ये सन्मित्रम दूसरे पाठ का प्रश्न है। मीकू भल्लुकम दृष्ट्वा शीघ्रमेव वृक्षम आरोहत, यानी मीकू भालू को देख करके शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरा प्रश्न, आम वृक्ष कस्य भावनाया संयुक्त आसीत, आम वृक्ष किस भावना से संयुक्त था, यानी जुड़ा हुआ था। आम के वृक्ष में कौन सी भावना थी, किस भावना से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर होगा आम वृक्षा परोपकार भावनाया संयुक्त आसीत। यह है हमारा परोपकारे एवं जीवनस्य साफल्यम पाठ से आया हुआ प्रश्न है। चौथा, देवदत्त हंसम केन अविद्यत, देवदत्त ने हंस को किससे बींधा या घायल किया। तो ये हमारा रक्षक घातकात् श्रेष्ठ पाठ से है। देवदत्त हंसम शरेण अविद्यत, इस प्रकार इसका उत्तर हुआ कि देवदत्त ने हंस को बाण से घायल किया। अगला प्रश्न है, मूषकः जालम कथम अकृन्ततः, चूहे ने जाल को कैसे काटा। तो इसका आंसर है मूषकः जालम स्वतीक्ष्ण दंते शीघ्रम अकृन्ततः। ये हमारा पंचम पाठ एकता या शक्ति से लिया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से इस पुनरावृत्ति के रूप में 5 पाठों से एक एक प्रश्न यहाँ हमसे पूछा गया है, जिसका आंसर हमने लिखकर आपको भेजा है। आप ध्यान से सावधानी से इन सबका, फर्स्ट आंसर है वसंत ऋतु होलिका उत्सव भवति, लिखने में सावधानी रखेंगे, शुद्ध संस्कृत का ध्यान देंगे। दूसरा आंसर है मीकू भल्लुकम दृष्ट्वा शीघ्रमेव वृक्षम आरोहत। तीसरा आंसर है आम वृक्षा परोपकार भावनाया संयुक्त आसीत, देवदत्तः हंसम शरेण अविद्यत, यह चौथा आंसर है। पांचवा, मूषकः जालम स्वतीक्ष्ण दंते शीघ्रम अकृन्ततः, ये हमारा 5वें प्रश्न का आंसर है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 31 पर दिए हुए प्रश्न संख्या 2 के 2, शुद्ध संस्कृत पदम इति चिह्नेन कृत, यानी शुद्ध संस्कृत पद पर सही का निशान लगाना, टेक द करेक्ट संस्कृत वर्ड। तो देखिए क्री प्लस तुम, क्री धातु है, तुमन प्रत्यय है, तो क्री प्लस तुमन का योग जब हम करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा कर तुम, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सावधानी से आपको करना है। और दूसरा आगम प्लस लेप, आगम प्लस लेप को जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा आगम्य, और प्रविश प्लस लेप जोड़ेंगे तो इससे शब्द बनेगा हमारा प्रविश्य, है ना। आप संस्कृत में थोड़ा ध्यान देना, जैसे प्रविश्य जो हमने टिक किया है उसके आगे प्रविश्य ही लिखा है, लेकिन उसके साथ हलंत है, तो हलंत नहीं होना। यदि हम हलंत लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यही ध्यान रखने की बात है संस्कृत में। अगला चौथा, नम प्लस कत्वा, इसको हम योग करके लिखेंगे, मेल करके लिखेंगे तो इसका शब्द बनेगा नत्वा, कै का लोप हो जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्रय प्लस तुमन का योग होगा कर्तुम, आगम प्लस लेप का सही होगा आगम्य, प्रविश प्लस लेप का होगा प्रविश्य है, और नम प्लस कत्वा का होगा नत्वा। ये सभी पाठों से आए हुए प्रश्न है। और अगला हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3, शुद्ध बहुवचन रूप इति चिन्हीकृत, यानी इन शब्दों का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा। टिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो देखिए कथयतु, कहो, और इसका बहुवचन होगा कहें, कथयंतु, ठीक है। कथवत नहीं होगा, कथय नहीं होगा, कथयत नहीं होगा। उपवेश, उपवेश मीन्स बैठना, तो इसके लिए उपवसतु बैठो, उपविशतः उपविशतम उपविशन्तु, उपविशन्तु शब्द सही होगा बहुवचन के लिए। अब हम देख रहे हैं अगला शृणु, शृणु
का अर्थ होता है सुनो, और इसका बहुवचन रूप होगा शृणुत, यानी बिना हलंत वाला, और इससे आगे हलंत वाला है वो सही नहीं है। तो ठीक है वो शृणुतः आप देख रहे हैं, और देखते हुए इसको समझ करके सही ढंग से करने का प्रयास करेंगे। चौथा आसीत। आसीत जो शब्द है था, और इसका हमारा बहुवचन का रूप होगा आसन। ठीक है, थे। इस प्रकार से हमने कथयतु का कथयंतु, उपविश का उपविशंतु, और शृणु का शृणुतः शृणुत, और आसीत का आसन शब्द बहुवचन के रूप में ठीक ठीक किए हैं। अब हम देखते हैं संधिकृत इन शब्दों। यहाँ पर विच्छेद दिया गया है पदों का, और इसको हमने मिलाकर लिखना है, यानी संधि करना है। संधि कीजिए, जॉइन द वर्ड, इन वर्डों को जोड़ के लिखना है। देखिए, न प्लस एव नएव, आ प्लस ए बराबर ए वृद्धि संधि, और तत्र प्लस आगत्य तत्रागत्य। यहाँ पे आप देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि है, ए प्लस आ। और तीसरा आप ने प्लस आसन, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, नासन। और चौथा आप देख रहे हैं ए प्लस अस्ति, ए प्लस आ बराबर दीर्घ आ, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, एवास्ति। च प्लस आसीत, चासीत, यहाँ भी दीर्घ संधि है। और अब प्लस तरतः, अवातरत शब्द बनेगा। और इस तरह हमने ये संधि पद किए हैं। और इसी के साथ हम देख रहे हैं अगला 5वां जो प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण संयोजन लिखतः। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। ये कथा है, और ये कथा बिना सीरियल के है, विदाउट सीरियल दी गई है, और हमने कथा पढ़ी है और हमको याद है, तो सेंटेंसों को पढ़ करके सही क्रम में हमको लगाना था। तो देखिए, पहला वाक्य जो इसको हम पढ़ रहे हैं, एकदा एकः व्याधः वृक्षस्य अधः जालम प्रासारयत्। एक बार एक शिकारी ने वृक्ष के नीचे जाल को फैलाया। दूसरा, व्याधः अतीव दुखी अभवत्, शिकारी बहुत दुखी हुआ। तीसरा, कपोतराज अतीव तीक्ष्ण बुद्धि आसीत्, कबूतरों का मुखिया या कबूतरों का राजा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। चौथा, हिरण्यक अस्माकं सहायतां करिष्यति, हिरण्यक हमारी सहायता करेगा। गंगाया तीरे एक विशाल वट वृक्ष आसीत्, गंगा के तीर पर एक विशाल वट वृक्ष था। तो इस प्रकार ये बिना क्रम के वाक्य हैं, और इनको कथा के अनुसार क्रम में हमको करना होगा। तो सबसे पहले हम इस कार्य को करने से पूर्व इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं, फिर इनका हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर कथा से जुड़ते हैं और थोड़ा चिंतन करते हैं कथा का। फिर हम देखते हैं कि पहला जो होगा वो होगा गंगाया तीरे एक विशाल वट वृक्ष आसन, यानी सबसे पहले होगा जो 5वां है वो पहले स्थान पर आएगा, और दूसरे स्थान पर आएगा एकदा एक व्याधः वृक्षस्य अधः जलम प्रसारयत्, और तीसरे नंबर पर आएगा कपोतराज अति तीक्ष्ण बुद्धि आसीत्, और चौथे नंबर पर आएगा हिरण्य अस्माकं सहायतां करिष्यसि, और 5वें नंबर पर आएगा व्याधः अतीव दुखी अभवत्। इस तरह से आप केवल फॉर्मेलिटी ना करें, औपचारिकता ना करें, केवल क्रम नहीं डालेंगे आप कि भाई 1 के आगे तो आपने 5 डाल दिया और 2 के आगे आपने ये डाल दिया, ऐसा नहीं। पूरे वाक्य को आप घटनाक्रम के अनुसार संस्कृत में लिखेंगे, और यह कार्य आप अपने नोटबुक में करेंगे। ये पुनरावृत्ति जो है ना, ये रिवीजन, ये निश्चित रूप से इन नोटबुक में करना है, और अभ्यास जो 5म पाठ का हमने कराया है ये भी आपको नोटबुक में करना है। इस प्रकार छात्रों, ये हमारी संस्कृत पाठ्यपुस्तक का प्रथम चरण यहाँ समाप्त होता है। पुनरावृत्ति तक हम पहुँचे हैं सफलता से, और हम आशा करते हैं कि इन 5 पाठों का अध्ययन आप घर पर रहते हुए पुनः पुनः अभ्यास करते हुए समझते रहें। और इसी के साथ अगली क्लासों में हम आपको इसी पुस्तक में दिए हुए जो आप देख सकते हैं घर में रहते हुए परिशिष्टम भाग है, यहाँ 79 पेज से स्टार्ट होती है ये किताब, व्याकरण का भाग। इस व्याकरण भाग में भी हमें बहुत जानकारी दी है, शब्द रूपों की, धातु रूपों की, गणना की, विभक्तियों की और प्रत्ययों की, सामान्य ज्ञान भी दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द भी हैं, विलोम शब्द भी हैं, विशेषण और विशेष्य का ज्ञान है, वार्तालाप है और चित्रों का वर्णन है। ये सब जानकारी हम अगले दिनों में करेंगे। तो आप तैयार रहें, और अच्छे बालक जो होते हैं, पुस्तक आपके पास है तो आप निश्चित हमसे
पूर्व ही इन पाठों का अगर आप घर में रहते हुए अध्ययन करते हैं तो जब आपकी क्लास आप पढ़ेंगे उस समय आपको अच्छी तरह से समझ में आने की जो है रुचि बनी रहेगी। इसी के साथ आज यहाँ विराम करते हैं। धन्यवाद।